इस लेक्चर से ऑनवर्ड हम चैप्टर नंबर 28 डिस्कस करेंगे, और वो है डायरेक्ट करंट सर्किट्स। वो ये चैप्टर नंबर 28 है सर्वे का। तो लेक्चर स्टार्ट होगा हमारा पहले टॉपिक से कि हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैटिक फोर्स बेसिकली, पहले तो ये देखेंगे कि फोर्स नहीं है, ये सिर्फ एक गलत नाम पड़ गया इसका। ये चीज़ क्या है, ठीक, ये पहले हम देखेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रजिस्टर्स के कम्बिनेशन, कि सर्किट्स के अगर डिफरेंट कम्बिनेशंस हैं, कि हम आपके पास अगर एक से ज़्यादा रजिस्टर हो तो उनको जोड़ने, बैटरी के साथ जोड़ने के एक से ज़्यादा तरीक़ेकार हो सकते हैं। तो पहला एक तरीक़ाकार हो सकता है सीरीज़। और हमारा क्वेश्चन ये होगा कि अगर इन दो रजिस्टर्स को सिर्फ एक रजिस्टर से मुझे रिप्लेस करना हो तो वो कैसे रिप्लेस किया जा सकता है। दूसरा कम्बिनेशन है हमारे पास पैरेलल, और उसमें हम आंसर करेंगे वही जो हमने यहाँ पे किया है, कि अगर हमारे पास ये कम्बिनेशन है रजिस्टर्स का, बैटरी से पैरेलल जुड़े हुए हैं, तो इन रजिस्टर्स के को रिप्लेस करना हमने एक सिंगल रजिस्टर से, तो वो किस तरह किया जा सकता है। तो ये आज के इस लेक्चर में हमारे पास ये टॉपिक्स हैं। डायरेक्ट करंट्स, तो डायरेक्ट हम स्टेडी स्टेट करंट हम कहते हैं कि जिसमें जो करंट की पोलैरिटी चेंज नहीं होती, वो यूनिट डायरेक्शन रहता है। जैसे हमारे पास एक जो घरों में अप्लायंसेज में चलता है करंट हमारे पास, वो होता है एसी करंट। उसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है, कभी नेगेटिव हो जाता है, हाफ साइकिल में नेगेटिव होता है, हाफ साइकिल में पॉजिटिव हो जाता है। तो ये हमारे पास डायरेक्ट करंट है, डायरेक्ट करंट में इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। तो इस तरह की हम सर्किट डिस्कस करेंगे जिसमें करंट्स इस तरह ये डायरेक्ट करंट फ्लो होता है, स्टेडी स्टेट करंट्स। और पहला टॉपिक की तरफ अगर आप आते हैं तो वो है इलेक्ट्रोमैटिक फोर्स। तो अब सर्किट में करंट्स को ड्राइव करने के लिए आपको एक सॉर्ट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है, या सोर्स ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो उन चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड करे, वो ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता जो सर्किट में जितने कंपोनेंट लगे हुए हैं उन कंपोनेंट्स में हमारे एनर्जी को कंज्यूम करे, और फिर दोबारा बैटरी में आ गिरे, फिर बैटरी दोबारा उसे एनर्जी प्रोवाइड करेगी, और इसी तरह वो सर्कल चलता रहेगा। एनर्जी प्रोवाइड करेगी बैटरी और वो कंज्यूम होगी सर्किट में। तो इस तरह हमारे पास कई सारे सोर्सेज हो सकते हैं। जो यूजुअल सोर्स हमारे पास बैटरी का होता है वो केमिकल सेल होता है। वो केमिकल एनर्जी से हम कन्वर्ट करते हैं उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जैसे मैंने बताया कि डायरेक्ट करंट की डेफिनेशन हम करेंगे कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। तो ये मेरे पास एक टिपिकल सर्किट है, जिसमें से हमारे पास एक बैटरी लगी हुई है, और बैटरी केमिकल भी हो सकती है, कोई और सोर्स भी हमारे पास हो सकता है, तरीकाकार हो सकता है जिससे हम एनर्जी प्रोवाइड करी है चार्जेस को। तो इसमें हमारे पास जो बैटरी है, बैटरी को हम कहेंगे सोर्स ऑफ ईएमएफ, और ईएमएफ हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैटिक फोर्स। और जो पहली इस चीज़ के इस टर्म के बारे में पहली जो हकीकत है वो ये है कि ये फोर्स नहीं है हमारे पास, ठीक है। ये बल्कि हमारे पास मैक्सिमम पोटेंशियल है, पॉसिबल पोटेंशियल बैटरी कैन अप्लाई बिटवीन इट्स टर्मिनल। तो बैटरी अपने टर्मिनल के दरम्यान में जितना मैक्सिमम पोटेंशियल अप्लाई कर सकती है, वो दरअसल ये चीज़ है हमारे पास, जिसे ईएमएफ कहते हैं। बैटरी हमारे पास एक सब्सटेंस से बनी होती है, और सब्सटेंस की हमारे पास रेजिस्टेंस जरूर होती है। तो अगर हमारे पास आइडल बैटरी नहीं है, आइडल बैटरी हम कहते हैं जिसमें हमारे पास जीरो रेजिस्टेंस हो, और रियल बैटरी में हमारे पास बैटरी के अंदर अपनी रेजिस्टेंस होती है इस लोड रेजिस्टेंस के अलावा। तो बैटरी के अंदर भी रेजिस्टेंस मौजूद होती है, ठीक। तो इस केस में हमारे पास जो ईएमएफ होती है, वो इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो सर्किट को अप्लाई होता है वोल्टेज वो कम होता है, ठीक। तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास तभी हो सकता है अगर हमारे पास रेजिस्टेंस ये कम हो। इस केस में हमारे पास ये हमारे पास ना हो, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो इस केस में हमारे पास जो ईएमएफ होगी वो यही होगी। आप इसकी एनालॉजी दे ले सकते हो एक, या सपोज करें कि आपके पास यहाँ पे एक गर्ल है, ठीक है, और ये हमारे पास इस तरह का सेटअप है। ये स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। और यहाँ पे है बॉल्स, ठीक। और ये रही एक बॉल ये, और यहाँ पे एक बॉल ये जो नीचे गिर जाए यहाँ से, और यहाँ से गिरने के बाद दोबारा वापस। तो और यहाँ पे हमारे पास एक गर्ल है,
जिसका काम ये है कि इन बॉल्स को नीचे से पकड़ के ऊपर डालना है, ठीक है। तो नीचे से पकड़ के हमारे पास ऊपर, यहाँ ऊपर रखना है यहाँ पे। तो बैटरीज मूव, ये जो बॉल्स हैं मूव हो रही हैं यहाँ से इस डायरेक्शन में, ये बॉल, ये बॉल, और यहाँ से नीचे, नीचे के बाद हमारे पास वापस ये बॉल। तो बैटरी का काम ये है, इस गर्ल का काम ये है कि यहाँ से बॉल्स लेनी है यहाँ से, और इस हायर हाइट पे, इस हाइट पे छोड़ देना ताकि दोबारा ये यहाँ पे इस तरफ जा सके। तो ये जो गर्ल है ये कर रही है कि यहाँ से उठा के बॉल्स यहाँ पे रखती है, और ये दोबारा वहाँ पे से चलते हुए यहाँ पे यहाँ से गिरते हैं और फिर वापस यहाँ पे आते हैं। तो ये आप इसको कह सकते हैं बैटरी, ठीक। तो बैटरी क्या करी है कि इन बॉल्स को लोअर एल्टीट्यूड से उठा के हायर, लोअर पोटेंशियल से उठा के हायर पोटेंशियल पे रखते हैं, फिर वो अपनी यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम करने के बाद दोबारा वापस यहाँ पे बैटरी के टर्मिनल में गिर जाते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे भी यही हो रहा है कि बैटरी यहाँ पे जब इस टर्मिनल से गिरते हैं चार्जेस, तो वो लो पोटेंशियल पे होते हैं, तो बैटरी उसको हाई पोटेंशियल पे ले जाती है, और वो दोबारा अपनी वो एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम करते हुए वापस बैटरी में आ जाते हैं। तो ये एनोलॉजी अगर आप देखना चाहें तो ये हमारे पास ये याद दहानी के लिए और उसको समझने के लिए अच्छा है कि ये हमारे पास वो सोर्स ऑफ एनर्जी है जो चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड करी है ताकि वो दोबारा अपनी सर्किट में एनर्जी को कंज्यूम कर सकें। तो ये अगर आप इसको थोड़ा सा और सर्किट को देखना चाहें कि किस तरह किस पॉइंट पे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो ये हमारे पास एक डायग्राम है जो हमें ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट होगी। तो लेट्स से आप यहाँ पे सपोज करें कि यहाँ पे चार्ज है हमारे पास, ठीक है, और ये हमारे पास है पोटेंशियल जीरो। पोटेंशियल हमारे पास है वो आप पोटेंशियल में आपके पास एक चॉइस होती है कि आप किसी भी एक पॉइंट को खुद से पोटेंशियल असाइन कर सकते हैं, वो आपका रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। तो ये मैं इसको रेफरेंस पॉइंट बना रहा हूँ, ये इस पॉइंट को पोटेंशियल जीरो दे रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे ही चार्ज इसमें गिरता है बैटरी में, बैटरी उसको उसको पोटेंशियल प्रोवाइड करती है, उसको एनर्जी प्रोवाइड करती है, वो ले जाती है यहाँ पे इतना पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करती है यहाँ से यहाँ तक, ठीक। या यहाँ से यहाँ तक का ये पोटेंशियल उसको दे देगी चार्ज को। तो चार्ज अब पहले जो एनर्जी कंज्यूम करेगा इंटरनल रेजिस्टेंस में, तो इंटरनल रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो ये होगा, ये पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। फिर उसके बाद चार्जेस आएंगे, ये हमारे पास है एक्सटर्नल लोड है, इसे आप लोड कर लें, यहाँ पे पंखा हो सकता है, बल्ब हो सकता है, कोई और चीज़ हो सकती है, मोटर हो सकती है। तो यहाँ पे आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप ही होगा। तो यहाँ से चार्ज बी से सी में हमारे पास कोई, ये बी से सी आपको नजर आ रहा है। तो वायर के में हमने यहाँ पे आइडल वायर ले लिया, वायर में हमारे पास कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही है, हमारे पास वायर की कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये देखें इस पॉइंट पे हमारे पास कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है। हाँ ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप है। फिर उसके बाद चार्ज यहाँ से जब यहाँ पे आता है, तो ये वायर है, वायर आइडल है हमारे पास, में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, तो आप ये स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं। लेकिन जैसे ई से एफ में जाता है तो अपनी सारी की सारी एनर्जी अपनी कंज्यूम कर देता है। तो यहाँ से यहाँ जाते हुए हमारे पास एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम कर देगा। तो जितने की जितनी एनर्जी बैटरी ने प्रोवाइड की थी, तो वो सारी की सारी चार्ज ने अपने सर्किट में बैटरी में वापस आने से पहले कंज्यूम कर दी है, ठीक है। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन है कि अगर आपके पास एक बैटरी है और बैटरी के अगर आप दो एंड्स को मिला देते हैं, जैसे ये प्लस है और ये माइनस है, तो आप एक वायर सिर्फ लें और वायर में लोड ना लगाएं, इन दोनों को मिला दें, तो क्या होगा, ये वायर आपको पता है कि ये हीट अप हो जाती है। जैसे कि हमारे पास 12 वोल्ट बैटरी है, 12 वोल्ट बैटरी में अगर आप उसके दोनों एंड्स को मिला दें, तो जो वायर है जो दरम्यान में लगी हुई है वो हीट अप हो जाएगी। उसका होगा ये इस तरह से कि हमारे पास जब क्लोज सर्किट बन जाएगा ये, तो ये बैटरी क्या करेगी, चार्जेस को यहाँ से हम एनर्जी प्रोवाइड करके इसमें डाल देगी बैटरी में। अब बैटरी में जो चार्जेस, ये वायर में, अब वायर में जो चार्जेस मौजूद होंगे उनके पास एनर्जी होगी ताकि वो कंज्यूम कर सकें, ठीक है, हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक मूव करते हुए। तो सारी की सारी एनर्जी जो यहाँ से प्रोवाइड की गई है चार्ज को, लेट से वो 12 वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ से प्रोवाइड की गई है, वो यहाँ पहुंचने से पहले उसने सारी की सारी एनर्जी कंज्यूम करनी है। अगर दरम्यान में लोड लगा हुआ है तो लोड में वो एनर्जी चली जाएगी, और अगर लोड नहीं लगा हुआ तो फिर वो जो वायर को हीटअप कर देगी, जो इनके वायर के वो एटम्स हैं या न्यूक्लियस हैं, उनको वाइब्रेट करना शुरू कर देगी, वो सारी की सारी एनर्जी चली जाएगी, टेम्परेचर में हीटअप हीटअप हो जाएगी वायर, ठीक।
तो एक बार याद रखें, यहाँ से जो एनर्जी प्रोवाइड की गई है वो इस समय में आने से पहले सारी की सारी एनर्जी उसे कंज्यूम करनी है। अगर यहाँ पे दरम्यान में लोड लगा हुआ है तो लोड में एनर्जी चली जाएगी, वायर हीट अप नहीं होगी। और अगर यहाँ पे दरम्यान में लोड नहीं लगा हुआ तो कुछ सारी की सारी एनर्जी जो है वो इस वायर में जो मालिक्यूल्स हैं उनको हीट अप हीट में ट्रांसफर हो जाएगी। और जब यहाँ पे पहुंचेगा चार्ज, उसकी एनर्जी जो यहाँ पे प्रोवाइड की गई थी वो सारी कंज्यूम कर चुका होगा। तो चार्ज ने अपनी सारी एनर्जी यहाँ आने से पहले कंज्यूम करनी है। तो अब अगर आप यहाँ पे आ जाएं इसमें, तो आप देखें कि हमारे पास जो एक्चुअल ईएमएफ है वो यहाँ पे मैक्सिमम जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो प्रोवाइड कर सकती है बैटरी वो ये है। और अगर रेजिस्टेंस ना होती तो हमारे पास जो बैड लोड को इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता। लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से हमारे पास जो लोड को वोल्टेज मिल रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का, वो है ईएमएफ माइनस आई आर। ठीक है, आई हमारे पास है करंट इस सर्किट में, और हमारे पास सर्किट में पूरा एक ही करंट होगा जिसे मैंने यहाँ पे आयर कहा हुआ है। तो ये हमारे पास डेल्टा वी है, जो वोल्टेज डिफरेंस है लोड को अप्लाई हो रहा है। और ये हमारे पास है ईएमएफ बैटरी जो मैक्सिमम प्रोवाइड कर रही है। और ये हमारे पास जो स्मॉल आर है ये है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। तो इसको अगर आप रीअरेंज कर लें, आई आर को उस तरफ ले जाएं तो ये डेल्टा वी प्लस आई आर बन जाएगा। और डेल्टा वी अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ इज इक्वल टू आई आर, and then delta V plus IR is equal to IR plus IR. This is a capital R. Capital R represents the load and small r represents the internal resistance of the battery. तो अब अगर आप यहाँ पे इसको रीअरेंज कर लें, इस एक्सप्रेशन को, इस वाले एक्सप्रेशन को रीअरेंज कर लें, तो आई यहाँ पे कॉमन ले लें आप। ठीक है, और आर प्लस और आर यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा करंट इन द सर्किट। तो अगेन मैंने यहाँ पे अगेन मेंशन किया हुआ है कि आइडल बैटरी हम कहते हैं जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो, और अगर उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो नहीं है तो वो हमारे पास आइडल बैटरी नहीं होगी, वो रियल बैटरी होगी। तो अब अगर आप पावर देखना चाहें, जब पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी है कि बैटरी कितनी पावर डिलीवर कर रही है, वो है आई वी, पी इज इक्वल टू आई वी, जो प्रीवियस हम चैप्टर में देख चुके हैं। तो आई की वैल्यू आप ले लो, बल्कि आप ये यूज कर लो, ये वाला ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास एप्सिलॉन का एक्सप्रेशन है जो ईएमएफ है। ठीक है, इसी तरह आई मल्टीप्लाई कर दो, आई मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आई मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आई स्क्वायर कैपिटल आर प्लस आई स्क्वायर स्मॉल आर। पहली एग्जांपल है वो देख लेते हैं। और एग्जांपल है हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ बैटरी। और क्वेश्चन है, अ बैटरी हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट एंड एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.05 ओम। इट्स टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू अ लोड रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम। ठीक है, ये जो डिटेल्स में लिखी हुई है, ईएमएफ इतनी है, इंटरनल रेजिस्टेंस इतनी है, और लोड हमारे पास 3 ओम है। फाइंड द करंट इन द सर्किट एंड द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। तो पहला हमारे पास जो पार्ट ए है उसमें हमने फाइंड करना है करंट इन द सर्किट, और टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा। टर्मिनल वोल्टेज मतलब कैपिटल आर जो लोड है उसको कितना वोल्टेज अप्लाई हो रहा है। दूसरा पार्ट है हमारे पास, कैलकुलेट द बैटरी डिलीवर टू द लोड रेजिस्टेंस, द पावर डिलीवर्ड टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, एंड द पावर डिलीवर्ड टू द डिलीवर्ड बाय द बैटरी। ठीक है, तो पावर जो डिलीवर कर रही है बैटरी वो कितनी लोड में जा रही है और कितनी हमारे पास जा रही है इंटरनल रेजिस्टेंस में, ये भी बताना है हमने। तो पहले तो हमारे पास बहुत ही आंसर जो सादा सा जवाब है वो ये है कि हमने प्रीवियस हमने फार्मूला यूज किया, आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन और आर प्लस आर। तो ये यूज करते हुए जो ईएमएफ की वैल्यू 12 है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.05 और लोड है 3। तो ये आप करेंगे आई इज इक्वल टू 3.93 आ जाएगा। अगेन लोड में आपने कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है, तो एप्सिलॉन माइनस आई आर, स्मॉल आर भी मौजूद है हमारे पास, आई यहाँ से आ गया, एप्सिलॉन भी गिवन है, तो हमारे पास यहाँ पे बन गया 11.8 वोल्ट। तो 0.2 वोल्ट जा रहा है इंटरनल में, इंटरनल रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस, और लोड में जा रहा है 11.8 वोल्ट। तो ये भी आप एग्जैक्टली डायरेक्टली आप फाइंड आउट कर सकते हैं ओम्स लॉ को यूज करते हुए। तो ये रेजिस्टेंस अगर करंट से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास यही बिल्कुल यही आंसर दे आएगा। पार्ट बी की अगर आप बात करें तो जो लोड रेजिस्टेंस में पावर जा रही है वो पी जी इक्वल टू आई स्क्वायर आर है। आई की वैल्यू हमारे पास यहाँ से मौजूद है, आई इसका आप स्क्वायर ले लें 3.93, और आर यहाँ पे है 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा 46.3
वाट। और आप अगर देखना चाहेंगे कितनी पावर जो बैटरी डिलीवर करी है वो इंटरनल रेजिस्टेंस में जा रही है, तो आप आई स्क्वायर आर यही फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं जो कि यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे इस वक्त इंटरनल रेजिस्टेंस आएगी। तो लोड को पावर बैटरी जो प्रोवाइड करी है वो जा रही है 46.3, और बैटरी की जो 0.772 वाट पावर है वो जा रही है इंटरनल रेजिस्टेंस में। तो टोटल पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी है इन दोनों का सम, वो पी स्मॉल कैपिटल आर प्लस पी स्मॉल आर, वो बन जाएगा 47.1 ओम। एक और क्वेश्चन है हमारे पास मैचिंग द लोड, और क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द लोड रेजिस्टेंस कैपिटल आर फॉर विच द मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड टू द लोड रेजिस्टेंस। बुक में बेसिकली इसकी फिक भी दी हुई है, अगर आप वो देख लें तो आपके पास थोड़ा सा शायद और क्लैरिटी हो जाए आपको। तो हमने क्या करना है, ऐसी रेजिस्टेंस फाइंड करनी है कैपिटल आर, लोड रेजिस्टेंस फाइंड करनी है जो जिसमें पावर जो अ, जिसमें मैक्सिमम पावर डिलीवर हो सके, ठीक है। तो ये मेरे पास फॉर्मूला है पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर का। यहाँ पे मैंने आई की वैल्यू प्रोवाइड की है। आई की वैल्यू आपको याद होगी, एप्सिलॉन ओवर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर है। तो ये एप्सिलॉन डिवाइड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो आई का हमने स्क्वायर लेना था तो यहाँ पे स्क्वायर ले लिया। तो अब आपको अगर मैक्सिमम फाइंड करना हो किसी फंक्शन का तो आप उसका डेरिवेटिव लेते हैं, और जिसके रिस्पेक्ट से मैक्सिमम फाइंड करना होता है आप उसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। तो मैंने पावर का मैक्सिमम फाइंड करना है, मैक्सिमम पावर ढूंढनी है, और मैंने किसके रिस्पेक्ट से ढूंढनी है, लोड रेजिस्टेंस के, तो मैंने कैपिटल आर यहाँ से डिवाइड किया। तो आपने ये करना है, इसको इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, जैसे ये है पावर का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू कैपिटल आर। तो यहाँ कैपिटल आर ऊपर भी है नीचे भी है, तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा। क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे आप, तो उसके बाद आप रीअरेंज करने के बाद कुछ एक दो स्टेप करने के बाद आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगा। तो ये एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं, इसको रीअरेंज करें, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये भी यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा हमारे पास एक्सप्रेशन। तो बाकी रह जाएगा कैपिटल आर इक्वल टू आर। तो इसका मतलब है हमारे पास गिवन प्रॉब्लम के लिए जो बैटरी की पावर मैक्सिमम तब होगी जो लोड को अप्लाई होगी जब लोड हमारे पास होगा इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। प्रॉब्लम नंबर 1 है, अगर आप एक्सरसाइज की बात करो तो प्रॉब्लम नंबर 1 हमें कह रही है अब बैटरी हैज एन ईएमएफ ऑफ 15 वोल्ट, द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी इज 11.6 वोल्ट व्हेन इट इज डिलीवरिंग 20 watt of power to an external load resistance R. What is the value of capital R? What is the internal resistance of the battery? तो हमारे पास एक बैटरी है जिसकी ईएमएफ है हमारे पास 15 वोल्ट, और टर्मिनल वोल्टेज हमारे पास 11.6 है, ठीक है। और जबकि इस वोल्टेज पे आपके पास वो डिलीवर करी है पावर 20 वाट और पावर टू एन एक्सटर्नल लोड, और ये जो बैटरी पावर प्रोवाइड कर रही है उसका 20 वाट जा रहा है सिर्फ एक्सटर्नल रजिस्टर में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर, व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। तो पहले हमने बताना है कि लोड रजिस्टर क्या है और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है बैटरी की। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ये काफ़ी सादा है कि पावर जो ये डिलीवर कर रही है ये हमें गिवन है बैटरी की, जो बैटरी को सॉरी ये हमें पावर है जो लोड रेजिस्टेंस को कंज्यूम जा हो रही है बैटरी की वजह से। तो याद करें कि बैटरी जो पावर डिलीवर करती है वो है पी, वो इक्वल्स टू होती है पी कैपिटल आर प्लस पी आर। तो ये आप कह लें ये हमारे पास है कैपिटल आर, तो ये पे कैपिटल आर है, ठीक है। तो इससे हम एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं पी इजिकल टू वी स्क्वायर ओवर आर। इसको आप रीअरेंज करो तो एग्जैक्टली आपके पास कैपिटल आर की वैल्यू आ जाती है। तो कैपिटल आर हमें यहाँ से मिल गया, पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब अगर आप बात करें दूसरे क्वेश्चन की तो हमारे पास आ गया यहाँ से, और वो है एप्सिलॉन इज इक्वल टू आई आर प्लस आई इंटू आर प्लस आर, और आई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आप रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। और अगर आप यहाँ पे आई कैलकुलेट करना चाहते हैं इस एक्सप्रेशन में पुट करने के लिए, तो आप याद रखें आप यहाँ से भी आई कैलकुलेट कर सकते हैं। लोड रेजिस्टेंस के लिए पावर गिवन है तो उसको यूज कर लें आई स्क्वायर आर
यहाँ पे आ जाएगा। तो कैपिटल आर भी गिवन है आपके पास, वो है 6.73, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। पी गिवन है 20 वाट। तो यहाँ से जो करंट आएगा एग्जैक्टली वही इंटरनल रेजिस्टेंस में भी वही फ्लो कर रहा होगा। तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं एप्सिलॉन की वैल्यू 15 है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा कैप स्मॉल आर इज इक्वल टू 1.97 ओम। तो दोनों क्वेश्चंस की हमने यहाँ पे आंसर दे लिए। अब आ जाए सेकंड क्वेश्चन की तरफ। टू 1.5 volt batteries with their positive terminals in the same direction are inserted in series into the barrel of a flashlight. One battery has an internal resistance of 0.255 ohm, तो internal resistance एक R1 given है, the other an internal resistance of 0.1553 ohm. When the switch is closed, a current of 60 milliampere occurs in the lamp. What is the lamp's resistance? What fraction of the chemical energy transformed appears as internal energy in the batteries? तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पे डाटा पहले हमें लिखा हुआ है। ये हमारे पास जो दो बैटरीज हैं, आपको पता है कि बैटरी का एक होता है पॉजिटिव एंड होता है, और ये हमारे पास है ये। तो बैटरी का हमारे पास ये, तो ये हमारे पास इस तरह से बैटरीज एंड है। ठीक। तो ये इस तरह से हमारे पास बैटरीज ऐड की गई हैं। तो ये अगर ऐसे बैटरीज ऐड हैं, तो इन दोनों की जो हमारे पास वोल्टेज होता है वो ऐड होता है। अगर हमारे पास 1.5 एक का है, तो दूसरे का भी 1.5 है। तो आप अगर देखेंगे कि ये दोनों पूरे सर्किट को कितना प्रोवाइड कर रही हैं, तो आपको इन दोनों को ऐड करना होगा। तो ये बनेगा इस केस में हमारे पास 3 वोल्ट्स। तो ये रहा 3 वोल्ट। तो 3 वोल्ट हमारे पास जो सर्किट को अप्लाई हो, सर्किट को प्रोवाइड किया जा रहा है बाय दीज टू बैटरीज। एक बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है ये, आप इसकी कह लें रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू 0.255 ओम, और R2 इज इक्वल टू 0.153 ओम। ठीक। और लोड रेजिस्टेंस मेरे पास यहाँ पे है, यहाँ R इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर आई इज इक्वल टू 5 ओम। क्योंकि करंट जो है हमारे पास सीरीज है, पूरे सर्किट में हमारे पास यही करंट मौजूद है, और वो है 0.6 एम्पियर। तो ये जो ये लोड रेजिस्टेंस है, बेसिकली हमारे पास ये पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस है। क्योंकि ये जो अब आपने करंट यहाँ पे यूज़ किया पूरे सर्किट का करंट है, तो ये हमारे पास जो यहाँ से रेजिस्टेंस आएगी पूरे सर्किट की आएगी। तो अगर आप तो पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास, आर कैपिटल, ये पूरे रेजिस्टेंस सर्किट की रेजिस्टेंस है। और दरम्यान में हमारे पास लगा हुआ लैंप, लैंप लगा हुआ है, प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस लगी हुई है, प्लस सेकंड बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये दो लगी हुई है। आपने अगर लैंप की रेजिस्टेंस देखनी हो, तो आप दोनों को लें और इस तरफ ले जाएं, यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव हो जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे यही किया है। तो कैपिटल आर पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस यही गिवन है, बैटरीज की रेजिस्टेंस हमारे पास आपके पास यहाँ मौजूद है। तो इससे हम कैपिटल आर लैंप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर आप बात करें कि रेशो की, कि बैटरी की जो टोटल पावर, जो ये टोटल पावर है जो बैटरी प्रोवाइड करी है पूरे सर्किट को, ठीक है। और ये पावर है जो बैटरी की जा रही है सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस में। तो मैंने टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट की, बैटरीज की इंटरनल रेजिस्टेंस 0.255 और 0.153 ओम को ऐड कर दें, यह जो आएगी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरीज, और आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, और नीचे मेरे पास टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस है मल्टीप्लाई बाय आई स्क्वायर। ठीक। तो ये बन गया 0.0816, यानी कि ये 8.16% जो बैटरी की टोटल पावर है उसका प्रोवाइड हो रहा है बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस में। ठीक।